नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। भावुक हुए पीएम मोदी, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में 10 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। सत्र को ठीक से चलाने के लिए 30 नवंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। बंगाल एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी, बोली बीजेपी मेरे साथ खेला ना खेले, अगर मुझ पर हमला हुआ तो देश हिला दूंगी। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर तेज हुआ टकराव। खड़गे ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से की मुलाकात। सिद्धारमैया बोले हाईकमान का फैसला मानूंगा। पाक ने फिर दिया धोखा। आधी रात को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 9 बच्चों समेत 10 की गई जान। तालिबान बोला बदला जल्द लिया जाएगा। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। अयोध्या में आज एक और ऐतिहासिक दिन का उदय हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। प्राण प्रतिष्ठा के 643 दिनों बाद विवाह पंचमी के पावन मौके पर यह समारोह किया गया। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया और फिर राम जन्मभूमि परिसर में सप्तऋषि मंदिर में दर्शन पूजन किया। 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी केसरिया ध्वजा को फहराने के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण माना गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ध्वज सिर्फ ध्वज नहीं, बल्कि उस आस्था का रूप है जिसकी अग्नि 500 साल तक बुझी नहीं। यह संघर्ष से लेकर सृजन तक की पूरी कहानी अपने भीतर समेटे है। राजीव सर, आज अयोध्या से बड़ा संदेश भी पीएम मोदी दे गए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आजकल वो कर रहे हैं जो 70 सालों के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया जी। उनकी स्थिति वैसे ही दिख रही है। वो राजधर्म भी निभा रहे, राष्ट्र धर्म भी निभा रहे और धर्म की सुरक्षा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका में वो सारे वो कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जो कि प्राचीन परंपराओं में, सनातन संस्कृति में देखा जाता है कि क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए, आपके कर्तव्य कैसे हैं। अयोध्या में जाते हैं, धर्म ध्वज लहराते हैं और एक आध्यात्मिक चिंतन करने योग्य, जो यहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टियों को चिंतन करना चाहिए इन बातों पर, वैसा एक स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, देश के लोगों को संबोधित करते हैं और वहां बताते हैं कि कैसे हजारों साल की परंपरा को इन शासक वर्ग के लोगों ने, जिसका शासन हुआ करता था 1947 के बाद से, इन लोगों ने कुछ अर्थों में ऐसे बदला कि लोग भूल ही गए कि अयोध्या नगरी कभी इस आर्यावर्त की राजधानी हुआ करती थी। ये जो राम राज्य की बात सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता है। ये भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके कर्तव्य, उनके काम करने के तरीकों के अनुकरण करने में अगर किसी व्यक्ति के अंदर 0.05% भी आ जाए तो भी वो व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट व्यक्ति कह सकता है, ऐसी अवधारणा रही है। और उस जगह को ऐसे इन लोगों ने इग्नोर कर दिया था। संघर्ष तो हुआ है, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। अयोध्या से चलते हुए वो एक ही दिन में गीता महोत्सव के लिए कुरुक्षेत्र भी चले गए और वहां भी वही आध्यात्मिक काम किया। देश की सुरक्षा केवल और केवल सीमा पर बैठे हुए सैनिक नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए केवल हथियारों की जरूरत नहीं होती है, एक मनोबल की जरूरत होती है जो मतलब आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखे और जिसके अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना हो, और वो धर्म से ही आ सकती है। ये धर्म और राजनीति को अलग करने वाले, ये जो थ्योरी देने वाले लोग थे, वो आज बैठकर तमाशा देख रहे हैं बाहर से कि राजनीति कैसे होती है। अब मोदी से पूछो, भारतीय जनता पार्टी से पूछो, यही स्थिति है जिसके कारण आज कोई कंपटीटर है नहीं। विपक्ष में बैठी जितनी पार्टियां हैं वो कितनी भी बातें कर ले, बड़े बड़े आरोप लगा दे, हंगामा कर ले, किसी तरीके से दंगा फसाद करवाकर छवि खराब करने की कोशिश करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई प्रतिस्पर्धी भी विपक्ष में बैठा हो तो ये बड़ी बात दिखाई पड़ सकती है। जी,
खबरों में आगे का रुख करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है। संसद सत्र में हंगामा ना हो, इसके लिए भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि वो शीतकालीन सत्र की कार्रवाई सही ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सहमति बना सके। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी विपक्ष के नेताओं के साथ बिलों की लिस्ट साझा की और उनके सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की बात कही, जबकि विपक्ष भी एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो इस बार भी शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने वाला है। देखिए, हंगामा होगा, लेकिन वैसा हंगामा नहीं होगा जैसा पिछले मॉनसून सत्र में हुआ था, क्योंकि अभी विपक्ष की रणनीति कुछ बदल चुकी है और उसमें कांग्रेस अपने रास्ते पे चल रही है। रीजनल पार्टियों के अंदर उन्हीं के नेता बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं कि क्या हम कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन जाए, क्या कांग्रेस के एजेंडे पर चलना हमारे लिए मजबूरी हो गई है। हम एक राज्य के स्तर की पार्टी हैं, राज्य में एक अलग भूमिकाएं होती है, केंद्रीय स्तर पर राजनीति में भूमिका अलग होती है। तो हम अपने एजेंडे राज्य में थोपेंगे, लेकिन केंद्र में हमें यह देखना पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर किसके साथ बैठे हैं। क्या हम राष्ट्र के साथ हैं या फिर हम उसी तरीके से उसी परसेप्शन वाले ट्रैप में फंस जाए जो राहुल गांधी फंसा हुआ है, अपनी पार्टी को बर्बाद कर रहा है और साथ में चल चल कर हम भी बर्बाद हो रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव बर्बाद हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे बर्बाद हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी की मीटिंग थी, मातोश्री की मीटिंग में उद्धव ठाकरे से सवाल किया जा रहा था कि बताइए किसके सलाह पर हम लोगों ने वक्फ बोर्ड कानून का विरोध किया। एक बार तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस आधार पर हमारी पार्टी बनी है, क्या हम महाराष्ट्र में छिप छिपा कर ये रखेंगे कि संसद में हमने वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में वोट किया? क्या अरविंद सावंत इन सवालों का जवाब देगा कि जब कल्याण बनर्जी मीटिंग में बोतलें फोड़ रहा था, जब कांग्रेस के कुछ नेता, सपा के कुछ नेता वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हंगामा चल रहा था, तो अरविंद सावंत को क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि वो उछल कूद मचाए? वो शांति से उन नेताओं की तरह रह सकता था जो कि सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें भी उतना ही बदनाम कर दिया जितना कांग्रेस बदनाम है। तो फिर आप कंफ्यूजन के इस माहौल में किसके साथ लड़ेंगे? शिवसेना का बेस आधार वोट जो है वो अभी 3 हिस्सों में विभाजित है। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और उसमें एक धड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, दूसरा धड़ा है राज ठाकरे के साथ है, तीसरा धड़ा हमारे साथ भी है। और अगर मुद्दों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तो फिर स्थिति यही होगी कि हमारे जो धड़ा, हमारे साथ जो शिव सैनिक हैं वो भी या तो राज ठाकरे की तरफ या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ, और बचे खुचे जो हार्डकोर हिंदू हैं वो चले जाएंगे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये बड़ा विवाद चल रहा है, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तेजस्वी यादव की हो, या समाजवादी पार्टी अखिलेश की हो, या टीएमसी की हो, कि हम भी किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम एक अलग मोर्चा बनाएंगे, अपने मुद्दे तय करेंगे। लेकिन फिर भी संसद का सत्र हंगामा वाला तो होगा। राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और एसआईआर का विवाद भी है। तो इसलिए पिछले बार से कुछ बेहतर होने की संभावना है। जो पिछले बार 120 घंटा निर्धारित था, 37 घंटे की मीटिंग हुई थी, इस बार कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। जी, खबरों में अब बात एसआईआर पर मचे घमासान की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में वो मथुआगढ़ के ठाकुर नगर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो भारत को हिला दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि किसी भी सही वोटर का नाम छूटना चाहिए नहीं। वहीं कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए बैरिकेड तक लगाने पड़े। एसआईआर को लेकर बंगाल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं घुसपैठिए बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। इधर चुनाव आयोग को ममता ने एक हफ्ते में 2 खत लिखे थे, जिसके जवाब में ईसी ने 28 नवंबर को टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए बुलाया है। बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार जो हंगामा है वो जारी है, लेकिन इस बीच ममता ने फिर धमकी दी है। देखिए, धमकी नहीं है, ये गीदड़ भभकी है। धमकी वो होती है जिसका प्रभाव दिखता है, गीदड़ भभकी वो होती है जो प्रभावहीन होता है। वो सिर्फ
बोल सकते हैं, भोग सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव उसका पड़ेगा नहीं। जो स्थिति ममता बनर्जी की है, वो उस दलदल में बैठी हुई हैं जिसमें जितना हाथ पांव चलाओगे उतना ही ज्यादा अंदर धंसोगे। जितना शांति से इस प्रक्रिया के साथ चलोगे, अपने आधार को पकड़े रहोगे, उतना ही बेहतर प्रदर्शन होगा। अभी ममता बनर्जी की परेशानी यही है, यह हाथ पांव चला रही है। रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जा रहा है। अभी ये बीएलओ की बात चल रही थी, आत्महत्या की। बीएलओ ने 2 चिट्ठियां लिखी ममता बनर्जी के खिलाफ, और वो चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिखी गई। एक चिट्ठी लिखी तो शिकायत की कि देखिए, हमें अपने जनरल ड्यूटी से रिलीज नहीं किया जा रहा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भाई, वर्क ओवरलोड की बात इसीलिए है कि डीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से हमें कहा जाता है कि देखो, तुम अपना जाके हाजिरी बनाओ, काम करो, और उसके बाद सर्वे का काम करो, एसआईआर का काम करो। यह संभव नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अब चुनाव आयोग ने वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, वहां के चीफ सेक्रेटरी से इसकी शिकायत की। दूसरी शिकायत यह हुई कि बीएलओ एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, और उसमें कहा गया कि भाई बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति के 10-10 बेटे पैदा हो रहे हैं अलग अलग एरिया में, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये 2003 से पहले जिसका वोटर लिस्ट में नाम था, उसके बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, 2003 से पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है, अब ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में उसी व्यक्ति का नाम उठाते हैं और ये अपने आप को उसका बेटा बना लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति, उसके 3 डिस्ट्रिक्ट में 18 बेटे पैदा हो गए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स लो, एआई का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, सारे फर्जी ये नाम वाले लोग सामने आ जाएंगे। अब ममता बनर्जी चीखती चिल्लाती रहे, माटुआ कम्युनिटी के बीच गई थी। ये वही कम्युनिटी है जो कि ममता बनर्जी जिसके खिलाफ सीएए के समय में कि नहीं सीएए में मुसलमानों को भी जोड़ दो, ये हिंदू लोग वहां पर आकर बसे हैं, इनकी नागरिकता अधर में लटकी रही इतने सालों तक क्योंकि वैसे नियम कानून नहीं थे। वो बदला क्या है, अब ये सारे लोग ममता बनर्जी को भगाएंगे वहां से, ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वही स्थिति है कि जितना चिल्लाओगे चीखोगे, धीरे धीरे चुनाव आयोग का अंकुश बढ़ेगा, आपके अंदर से, आपके स्टेट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छिनेगा, धीरे धीरे सिक्योरिटी के नाम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ेगी और फिर आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। आप वही हो जाओगे जैसे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में है, मुख्यमंत्री तो है लेकिन कंट्रोल किसका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, केंद्र का। उसी तरीके से अभी गवर्नर है जो मैदान में उतर गए। हम केमपुर के बॉर्डर इलाके में गए कि देखो भाई, अब तो हमें भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ये जहां अराजकता पैदा हो रहा है पैरामिलिट्री चाहिए। तो ये संभाल ली है कमान इन लोगों ने, इसी ने, गवर्नर ने। अब ममता बनर्जी जितना छटपटाएगी उतना अंदर जाएगी, उनकी सीटों की संख्या उतनी घटेगी, कहीं राजद वाली स्थिति में न पहुंच जाए। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर संग्राम अपने उफान पर है। आज डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया एक बार फिर पार्टी हाईकमान के फैसले का राग अलापते नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे भ्रम को खत्म करना होगा। शिव कुमार ने बेंगलुरु में खड़गे के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, खड़गे के साथ एक गाड़ी में जाकर उनको एयरपोर्ट तक भी छोड़ा। इससे पहले सिद्धारमैया ने भी खड़गे से मुलाकात की थी। सीएम सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल करना चाहते हैं, जबकि शिव कुमार चाहते हैं कि पहले सीएम बदलने का फैसला लिया जाए। कर्नाटक का सियासी संकट फिलहाल तो टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, टलेगा भी नहीं। यहां पर सरकार बदल रही है, आप कैबिनेट बदल रहे हो। ये कैबिनेट में फेरबदल नहीं होगा, सरकार में फेरबदल होगी। ये सरकार टिकने वाली नहीं है, समय हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। पिछली बार 19 महीने सरकार चली थी, इस बार ये 2.5 साल के लगभग हो चुका है। अब इतना समय कांग्रेस में सरकार चल जाए, उसमें भी गुटबंदी वाले पार्टी के अंदर, तो ये तो संभव नहीं है। ये पता है कि राहुल गांधी सिद्धारमैया को नहीं हटा सकते, अगर हटाने की कोशिश करेंगे सिद्धारमैया विद्रोह कर देगा। उसे पता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो हमारा आधार खत्म हो गया कर्नाटक में, हम फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस का संगठन डीके शिव कुमार के साथ है, पार्टी के कुछ नेताओं के बदौलत हम सीएम बने हुए हैं।
खड़गे को वहां से भगा दिया गया, जाओ भाई चलो बाय बाय टाटा कर देते हैं, जाकर एयरपोर्ट तक पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। जब सीएम पर विवाद चल रहा था, खड़गे गया था मिलने 2 बार 4 बार, तो उस समय भी कहा गया था कि ये पोस्टमैन की जरूरत हमें नहीं है कि संदेश वाहक की तरह यहाँ से वहाँ मैसेज लेके जाए, वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ आए। डायरेक्ट राहुल गांधी बात करें। अब राहुल गांधी जैसे ही बात करेंगे वैसे ही मध्य प्रदेश जैसी स्थिति, जब तक वो इंटरफेयर नहीं करते तब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे। जैसे इंटरफेयर करेंगे उसके बाद सरकार गिर जाएगी। अभी वो समस्या खत्म होने वाली नहीं है, इंतजार कीजिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसे ही अब कुछ दिन में हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। अब वैसे ही समस्या है जैसे कि किसी तरीके से अशोक गहलोत मैनेज कर लिया, सचिन पायलट ने बगावत तो कर ही दी थी। ये ऐसी संस्था संगठन हो गई है जहां पर सरकार बनने के बाद बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकार बनाने की चुनौती से भी बड़ी चुनौती होती है सरकार को बनाए रखना। जी, और खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। खोस्त प्रांत में आधी रात के बाद किए गए पाकिस्तानी हवाई हमलों में 9 बच्चों और एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की फौज के मुखिया मुनीर को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन और अपराध की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि अपने हवाई क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है और वो सही समय पर उचित जवाब देगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है और तालिबान अब यहां पर एक बड़े अटैक की तैयारी में। देखिए, अफगानिस्तान जितना बड़ा अटैक करेगा उससे बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। जो स्थिति है, पाकिस्तान सबूत दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि देखो अफगानिस्तान टीटीपी का समर्थन कर रहा है, हम उसके क्षेत्र में घुसकर आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ठीक है, एयर स्ट्राइक करो। अफगानिस्तान थोड़ा झेल लेगा, 10-5 लोग मर गए हैं। अफगानिस्तान अपनी कार्रवाई अफपाक बॉर्डर पर करेगा। टीटीपी को समर्थन फिर भी अफगानिस्तान से मिलेगा, लेकिन ये सबूत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारे खिलाफ बन रहा है, वो स्थिति भारत जब तुम्हारे साथ करेगा तो उसका जवाब कहां दोगे? अफगानिस्तान को डरा सकते हो, ये पता है। अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान का एयरफोर्स अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। लड़ाके हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, बॉर्डर पर झड़प होगी, लेकिन ये जो सबूत दे रहे हो और अफगानिस्तान का भारत के साथ संबंध बेहतर हो रहा है। पहले वहां के विदेश मंत्री मुतक्की आए, फिर उसके बाद वहां के कॉमर्स मिनिस्टर आए अजीजी, उन्होंने आगे के लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट किया, $1 बिलियन से व्यापार बढ़ाकर $10 बिलियन करने की बात कही। अब अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान सबूत दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो भारत के आतंकवाद जो चल रहा है उसके खिलाफ भारत कार्रवाई किसके खिलाफ करेगा? वो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। तो हम जब एयर स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान को पता चलेगा कि एयर खेलना क्या होता है और युद्ध क्या होती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध में तो थोड़े बहुत नुकसान होंगे, लेकिन भारत इंतजार कर रहा है। ऐसे ही सबूत हमारे पास आने वाले हैं अगली बार दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, और जो सारे पुख्ते सबूत हो जाएंगे तो वैसे ही एयर स्ट्राइक होगा जैसे पहले कभी इसने देखा नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।